आज पढ़ना है स्क्रिप्ट फाइल। इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो थ्योरेटिकल आएगा कि स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखने, 5 मार्क्स टाइप का आ सकता है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल्स होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। ये क्या है, कमांड विंडो। पहले क्या करते थे, कुछ भी करना रहता था तो कमांड विंडो पर टाइप करते थे। ये थोड़ा अलग टाइप का नहीं दिख रहा है पहले से, इसका इंटरफेस पहले ऐसे ही दिखता था कि कुछ अलग दिखता था। जब पहले कर रहे थे तो सिर्फ कमांड विंडो दिखता था, ये ऊपर वाला नहीं दिखता था, ऐसा दिखता था। इस टाइप का सिर्फ कमांड विंडो ये ऐसा दिखता था ना पहले जब प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे। तो इसमें एक नया विंडो खोले है एडिटर। एडिटर कैसे खुलेगा, यहाँ से न्यू पर जाएंगे या यहाँ होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ पर देखो, होम पर जाएंगे तो ये ऊपर में होम प्लॉट्स एप्स एडिटर, ये एडिटर खोलेंगे और यहाँ से न्यू पर जाएंगे तो देखो एक नया एडिटर खुल गया। एडिटर का काम क्या रहता है, एडिटर में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, इसी को स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं। ये जो है एक स्क्रिप्ट फाइल, और इसमें देख सकते हो कुछ प्रॉपर्टी जैसे 1 2 3 4 अपने आप ले रहा है। जैसे कि इसमें हम लिखते हैं कुछ, मान लो सबसे पहले लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 सेमीकोलन 2 3, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखे और इंटर प्रेस किए तो सेकंड लाइन पर चले गए। तो देखो कि जब फर्स्ट लाइन पर थे तो 1 ऑटोमेटिक लिख लिया, लाइन 1 पर 1 लिख देता है, ये मतलब लाइन नंबर को यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख देता है। एक और लाइन हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखो 3 लिख देता है, इंटर प्रेस किए तो 3 आ गया। इस तरह से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लाइन काउंट करते रहता है एडिटर में। बस इसमें खासियत क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी चीज को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कमांड विंडो में यही चीज को लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कमांड विंडो में लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा, ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर मैट्रिक्स लिखे हैं, मान लो कि बाय मिस्टेक हम यहाँ पर 3 होना चाहिए था, हम 2 लिख दिए बाय मिस्टेक। क्या इसको एडिट करना पॉसिबल है, यही बोले थे पहले भी। इस पर कर्सर ले जाएंगे तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, कर्सर यहीं पर ब्लिंक कर रहा है, इसको एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू 1 3 सेमीकोलन 2 3, फिर प्रेस करेंगे तो जो फाइनली जो एडिटेड मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह से आएगा। हम पीछे वाला एडिट नहीं कर पाते हैं कमांड विंडो में, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। लेकिन यहाँ पर एडिटर का फायदा ये है कि हम किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंटर प्रेस करने के बाद भी हम किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली या इसको 3 करना है तो इसको 3 कर सकते हैं, इस तरह से हम एडिट कर पाते हैं। जब भी लॉन्ग प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार मिस्टेक्स हो जाता है लिखने में, इसलिए एडिटर का यूज बेसिकली ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें हम एडिशन का, ये एडिटिंग का ऑप्शन रहता है, पीछे वाला जो भी चीज है उसको एडिट कर पाते हैं। और एक चीज क्या है, दूसरा चीज कि मान लो कि हम ऐसा लिखे a इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स सिंपल लिख रहे हैं 1 1, ये लिखे, हमको दूसरे लाइन में जाना है तो ऑब्वियसली हम इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस किए या फिर ऐसा ऐसा करते हैं कि इसी में हम b इज इक्वल्स टू 1 1 एक वेक्टर लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं।
यहाँ से ए और बी आ गया, लेकिन इसको अगर ऐसा करें कि 1 1 1 1 एक मैट्रिक्स आया और फिर बी लिख रहे हैं ए इंटू या फिर सिंपली 1 1 लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस से जो आउटपुट है वो जनरेट होता है। ए को किए इंटर किए, हमको दूसरे लाइन पर आना था, तो ए आउटपुट दे दिया ये मैट्रिक्स, फिर दूसरे में वेक्टर लिखे तो वेक्टर का आउटपुट दे दिया। इस तरह से चलते जाता है। लंबा प्रोग्राम लिखते तो कई बार हमको इसको अपडेट करना पड़ता है, वैल्यूज को अपडेट करना पड़ता है, और एक ऑर्डर में हमको चाहिए होता है आउटपुट, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एक चीज रन किए तो ये आया, फिर दूसरा चीज रन किए तो ये आया। हम चाहते थे कि एक ही बार लिखे और ए और बी का आउटपुट ऐसे ऐसे करके बहुत सारा आउटपुट एक ही बार में आ जाए लास्ट में बस, तो वो भी एडिटर में संभव है। जैसे कि स्क्रिप्ट फाइल खोले, कैसे खोलते हैं, यहाँ होम गए, तो ये तरीका है कि न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं। न्यू स्क्रिप्ट किए तो देखो और खुल गया ऐसे। या दूसरा कि एडिटर में जाएंगे और एडिटर में न्यू करेंगे तो वहां से भी खुल जाएगा। दो तरीका है स्क्रिप्ट फाइल को खोलने का। सबसे इजी है कि होम में जाओ और स्क्रिप्ट फाइल लिखा ही हुआ न्यू स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट को खोलो। न्यू स्क्रिप्ट को खोलेंगे ऐसा आएगा। जैसे इसको क्लोज करते हैं, अगर इसको कॉपी कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर लिया। ये एक प्रोग्राम है जो हम पहले बना चुके हैं, वो है थोड़ा एडवांस है तो जरूरत नहीं है अभी। न्यू स्क्रिप्ट खोले, देखो एक खुल गया, एक नया एडिटर, इसमें हम एक मैट्रिक्स लिख दिए। अब एक वेक्टर बी लिख देते हैं। बी कैसे लिखेंगे, ये 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो वेक्टर जो है वो 1 2x1 का लिख दिए। और अब हम एक नया वेक्टर सी निकाल रहे हैं, ए इंटू बी, मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे ना तो ये लाइन चेंज होते जाएगा, यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या था, इंटर प्रेस करते थे तो आउटपुट आ जाता था, यहाँ पर वैसे आउटपुट नहीं आता। आउटपुट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज की इसको सेव करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। ये भी चीज बोले थे हम, इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, ये एडिटर था, यहाँ पर एडिटर में देखो सेव का ऑप्शन है, और सेव करेंगे तो कोई नाम देंगे ना इसका, वो नाम भी हम अपने मन से दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि नाम देते वक्त ऐसा कुछ नाम नहीं देना है जो ऑलरेडी वेरिएबल में डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पर ए डिफाइंड है वेरिएबल, तो ऐसा नहीं कि इसको ए दे देंगे, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है मैटलैब। तो इसको सेव एज करते हैं, सेव एज करेंगे तो ऑब्वियसली ले जाएगा कि कहाँ पर सेव करना है, पूछेगा सेव एज में। देखो सेव एज में कहाँ करना है ये पूछ रहा है, तो तुम अपने चॉइस से यहाँ पर कहीं पर भी इसको, मान लो कि डेस्कटॉप पर जाते हैं, यहाँ पर मैटलैब वाला मेरा जो फाइल है जहाँ पर सारा डेटा हम रखे हैं, जो भी पढ़ाते हैं वो, यहाँ पर करते हैं प्रोग्राम अंडरस्कोर 1, प्रोग 1 पहला प्रोग्राम, यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम अनटाइटल से चेंज होकर प्रोग्राम जो हम दिए वो की हुआ, और इसका एक्सटेंशन फाइल क्या है, .m है। देख सकते हो कि नाम हम prog_1 दिए थे, मतलब प्रोग्राम 1, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है .m। ये इसका एक्सटेंशन फाइल है। ये पूछता है क्वेश्चन में कि मैटलैब का एक्सटेंशन कौन सा, एक्सटेंशन फाइल का नाम बताओ या एक्सटेंशन का नाम बताओ, तो .m होता है। ये हो गया। अब ये फाइल सेव हो गया है, अब इसको हम रन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से इसको रन कर दो,
इसको ये रन है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप हुआ मैटलैब एडिटर, लिख रहा है टू रन दिस फाइल यू कैन आइदर चेंज द मैटलैब करेंट फोल्डर और ऐड इट्स फोल्डर टू द मैटलैब पाथ। अब मैटलैब में क्या होता है कि जब भी हम कुछ रन करते हैं, इस एडिटर में तो डायरेक्ट करते हैं, जो भी टाइप करते हैं उसको इंटर करते हैं वहां रन हो जाता है, लेकिन मैटलैब में हम क्या, इसमें सॉरी एडिटर में क्या कर रहे हैं कि कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको सबसे पहले सेव कर रहे हैं, तो मैटलैब को बताना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पर सेव किए, तो मैटलैब समझ पाएगा। तो वो उसके कारण से ये वाला पॉपअप हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि ये पूछता है कि कौन से पाथ पर सेव मैट ये प्रोग्राम जो है कौन से पाथ पर सेव हो रहा है, ऐसा पूछ रहा है। यहाँ पर चेंज फोल्डर लिख रहा है, तो मैटलैब को पता है कि नाम ये मैटलैब अपने आप सर्च कर देता है, लेकिन उसको एक पाथ चाहिए होता है, किस पाथ से, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पाथ शो कर रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स मैटलैब, तो ये वाला पाथ पर हम सेव नहीं किए थे, हम तो चेंज कर दिए थे ना, हम दूसरे फोल्डर में डेस्कटॉप पर गए थे, वहां पर जाके मैटलैब का एक फोल्डर था वहां सेव किए थे डेस्कटॉप पर, बट ये तो है सी में सेव, मतलब ये जो पाथ यहाँ शो कर रहा है ये सी है, सी में है ये पाथ शो कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज फोल्डर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ फोल्डर चेंज करो, दूसरे फोल्डर में सेव किए, चेंज फोल्डर करेंगे एंड देन हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं, जो इस फोल्डर में हम सेव किए हैं उसमें जो जो चीज है वो सारा चीज यहाँ शो कर रहा है, जैसे प्रोग्राम डॉट एम फाइल्स, उसमें और क्या क्या है, जी मैथमेटिक्स 2018 ये सिलेबस है तो हम ऑल उसमें सेव किया है, ये मैथ डॉट JNT, ये ये वाला ये जिस पर हम लिखते हैं ये है, देखो मैटलैब डॉट JNT, सारा फोल्डर इसमें सारा शो कर रहा है कि इस फोल्डर में क्या क्या चीज है सब शो कर रहा है, मैटलैब को समझ में आ गया और वो ऑटोमेटिक फोल्डर चेंज कर दिया। आप देख सकते हो कि अब क्या है, सी में यूजर, वैभव, ड्रॉप बॉक्स, ये देखो डेस्कटॉप पर हम गए थे ना, तो ये माई पीसी डेस्कटॉप पर गया है, उसमें जाने के बाद डेस्कटॉप और उसके बाद मैटलैब, यही फाइल यही हम पाथ सेलेक्ट किए थे, यहीं पर हम सेव किए थे, तो ये पाथ शो कर रहा है कि पहले तुम डेस्कटॉप पर गए हो, फिर डेस्कटॉप पर मैटलैब फाइल है उस पर गए हो और उस फोल्डर में जो जो चीज है वो सब शो करेगा यहाँ फ्रेंड फोल्डर में, कि इस फोल्डर में जिस फोल्डर में ये चीज सेव है ये प्रोग्राम, उस फोल्डर में और क्या क्या है ये शो करता है यहाँ पर करंट फोल्डर में। देख सकते हो कि आउटपुट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोग्राम 1 रन करने के बाद C4 6 ये आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया 4 और 6, ठीक है। तो ये एडिटर में अब मान लो कि बाई मिस्टेक हम यहाँ पर दूसरा वैल्यू था, हम गलती से 3 लिख दिए, या फिर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर इजिली हम चेंज, प्रोग्राम तो रन हो गया बावजूद इसके हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये फैसिलिटी कमांड विंडो में नहीं था, वहां पर चेंज नहीं कर पाते थे, यहाँ पर लिखते हैं और अब रन करते हैं, फिर से रन किए, तो चूंकि रन किए तो इस बार नहीं पूछा कि फोल्डर चेंज करना है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है, पता चल गया कि इस फोल्डर में मतलब इस पाथ पे ये सेव्ड है, तो इसलिए चेंज फोल्डर नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस डेस्कटॉप एक मैटलैब नाम का फोल्डर है जिसमें ये प्रोग्राम सेव। अब जो आउटपुट आया देख सकते हो कि ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 3 6 आ गया, पहले 4 6। इस तरह से हम कुछ भी किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली बी को एडिट करना चाहें और अब रन करें तो आउटपुट कुछ अलग आएगा, 5 9 आ गया। इस तरह से बहुत लंबा प्रोग्राम लिखते हैं उसमें एडिट कर सकते हैं, जबकि कमांड विंडो में ये काम मुश्किल है एडिट करना, क्योंकि फिर सारा डेटा फिर से लिखना पड़ेगा, उसमें एडिट होता नहीं है, वापस पीछे नहीं जा सकते, जैसे हम चाहें यहाँ पर कि कुछ पीछे जाके एडिट करते वो पॉसिबल नहीं। स्क्रिप्ट फाइल का ये सारा प्रॉपर्टीज, अब इसका ये थोड़ा डेमोस्ट्रेट जान के पहले कर दिए ताकि कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाए
और अब इसका थ्योरी लिखेंगे, अब रिलेट कर पाएंगे कि जो चीज अभी दिखाए हैं वही चीज, सारा चीज हम लोग लिखेंगे। इससे रिलेटेड जनरली थ्योरी ही क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ सकता है कि स्क्रिप्ट क्या होता है, सब प्रॉपर्टीज के बारे में। जो किए हैं उसी चीज को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द कमांड विंडो। कमांड विंडो पर ही सारा काम कर रहे थे पहले, तो कमांड विंडो में कुछ कमी था, तभी तो स्क्रिप्ट फाइल का जरूरत पड़ा। तो क्या कमी था वो लिखेंगे। कमांड विंडो इज नॉट इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव यहाँ ए होगा। इंटरैक्टिव नहीं होता कमांड विंडो। जैसे इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट every time the enter key is pressed, only the last command is executed. जब भी इंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट कमांड जो है वो वही एग्जीक्यूट होता है। ये एक चीज है। प्लस एंड एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड बिफोर, उससे पहले जो भी एग्जीक्यूट हुआ है इज अनचेंज्ड, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंज्ड रहता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ चेंज करना, इफ अ चेंज इज रिक्वायर्ड या इफ अ चेंज और करेक्शन इज नीडेड इन अ कमांड, कोई भी जो कमांड हम दे रहे हैं उसमें कुछ करेक्शन चाहिए होता है, जैसे मैट्रिक्स का एलिमेंट चेंज करना है या कुछ भी इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, फॉलो, उस केस में क्या करना पड़ेगा, कमांड विंडो में सारा चीज फिर से लिखना पड़ेगा। ऑल द कमांड्स हैव टू बी entered and executed again। सारा काम फिर से करना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक है कमांड विंडो का, ड्रॉबैक ऑफ कमांड विंडो। और इसी के कारण स्क्रिप्ट फाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट फाइल का जरूरत पड़ता है। वही चीज लिख रहे हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं जस्ट। अब ये तो हो गया ड्रॉबैक कमांड विंडो का। अब स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है, व्हाट इज स्क्रिप्ट फाइल, तो उसमें लिखेंगे व्हाट इज स्क्रिप्ट फाइल, व्हाट इज स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है लिखेंगे, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे पॉइंट वाइज। नंबर 1, स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है। स्क्रिप्ट फाइल एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट फाइल है, ये एक फाइल है जिसका नाम है prog_1 यानी प्रोग्राम 1। और इसमें क्या लिखे हैं, ये कोई प्रोग्राम ही तो लिखे है ना इसमें, इसको स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं। ये जो फाइल का नाम दिया प्रोग्राम 1, ये पूरा स्क्रिप्ट फाइल है। और इसमें ये है क्या, एक प्रोग्राम है जो कहीं स्टोर किए हैं। कहाँ स्टोर किए हैं ये भी देख सकते हैं हम लोग कि डेस्कटॉप पर जाकर अगर हम देखें यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ पर ये मैटलैब फोल्डर था डेस्कटॉप पर, इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं वो एम फाइल यहीं पर होगा, कहीं पर दिख रहा है, कहाँ पर है, ये देखो एम फाइल। तो सेव किए थे ना,
तो देखो यहीं पर आ गया, जहां पर सेव किए तो वहां पर आ गया। और ये इसको खोलोगे, मान लो ओपन करते हैं इसको, ये कैसा दिखेगा, ये वर्ड फाइल में खुलेगा। इसको ओपन करते हैं, मान लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ये खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वर्ड फाइल में खुलेगा। इसको खुलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब स्क्रिप्ट फाइल है क्या, स्क्रिप्ट फाइल इज अ file is a sequence of MATLAB commands called a program। प्रोग्राम किसको कहते हैं, हम कमांड्स का सीक्वेंस देते हैं, उसी को प्रोग्राम कहते हैं ना, कॉल्ड ए प्रोग्राम। देखो वो एम फाइल खोले तो अभी खुल गया है, सो क्लोज करते हैं। ये वर्ड फाइल में खुला, और जो जितना हम कमांड लिखे थे वो तीनों कमांड यहाँ पर शो हो रहा है। जब एम फाइल ओपन करते हैं, वहां जहाँ फोल्डर में सेव है वहां से डायरेक्ट वो वर्ड में खुल जाता है। इसके बाद ये है क्या, एक प्रोग्राम है, सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड्स है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, और एक डॉट एस वी था, हाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे लेवल। सो व्हेन, इसके बाद व्हेन ए स्क्रिप्ट फाइल रन्स, और क्या होता है जब स्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं तो मैटलैब क्या एक्सिक्यूट करता है कमांड को, मैटलैब एक्सिक्यूट्स कमांड, कमांड्स जो भी कमांड्स हम दिए हैं इन द ऑर्डर दे आर रिटन, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में एक्सिक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर हम सेमी कॉलन दे दिया ना, सेमी कॉलन अगर हटा देते हैं, सेमी कॉलन कंप्रेस करने के लिए देते हैं आउटपुट को, तो ये हटा देते हैं और अब रन करते हैं। ओके, ये वर्ड में खुला हुआ है इसलिए ऐसा शो कर रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज कर देते हैं, अब रन करते हैं। हाँ अब रन किए तो देखो, जिस सीक्वेंस में हम इनपुट डाले थे, ए फिर बी फिर सी, उसी तरह से आउटपुट भी आया, पहले ए आया, बी आया, फिर सी आया। तो यही चीज को लिखे हैं कि किसी भी स्क्रिप्ट फाइल में जब रन, स्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं वो मैटलैब एग्जीक्यूट करता है कमांड को उसी सीक्वेंस में, जिस या उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है। नंबर थर्ड, यूजिंग ए स्क्रिप्ट फाइल, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर, इज कन्वीनियंट, convenient because it can be edited। और ये इसमें कोई कोई भी एडिशन हम, मतलब ये एडिटिंग हम कर सकते हैं, इसलिए इस पर वर्क करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि गलती हो ही जाता है प्रोग्राम लिखने में कई बार। और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज, स्क्रिप्ट फाइल्स कैन बी टाइप्ड एंड एडिटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर and then
pasted into the MATLAB editor। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हम, ये MATLAB का एडिटर है जो अभी खोले हुए हैं ऊपर में, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये MATLAB का एडिटर है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें ऑप्शन ये रहता है कि किसी दूसरे एडिटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम वर्ड में कोई एक चाहो तो प्रोग्राम लिख सकते हो, उस वर्ड से कॉपी करके तुम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या कोई भी दूसरे एडिटर में भी कॉपी में लिख के उसको कॉपी करके यहाँ पर वापस पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रोग्राम तो पेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज लास्ट का पॉइंट में लिखा हुआ एडिटर का ये प्रॉपर्टी है। ये 4 प्रॉपर्टी है जो कि एनफ है अभी फिलहाल जानना। इसके बाद अब हम स्क्रिप्ट फाइल को सेव करेंगे ना। सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल लिख लेते हैं, तो उसका ये सब प्रॉपर्टी है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करते हैं, कुछ नाम देते हैं स्क्रिप्ट फाइल का। तो जब नाम देते हैं तो उसका कुछ रूल होता है नाम देने का, वो रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेमिंग ऑफ स्क्रिप्ट फाइल्स। जैसे हम लोग अपना फाइल का प्रोग्राम 1 नाम दिए ना, prog_1 शॉर्ट में, उस तरह से नेमिंग देते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ स्क्रिप्ट फाइल का नेम देने में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे उसको लिखेंगे द रूल फॉर नेमिंग स्क्रिप्ट फाइल follow the rules of naming a variable। वेरिएबल का जैसे नाम देते हैं, वेरिएबल को जब नाम देना रहता है तो कैसे देते हैं, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के बीच में, इस तरह का चीज ध्यान रखते हैं। तो जो वेरिएबल वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं, जैसे x इक्वल टू समथिंग, a इक्वल टू समथिंग, जो भी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सब वेरिएबल है। तो उसमें जो रूल फॉलो करते हैं, सेम रूल इसके नामकरण में भी फॉलो होता है, स्क्रिप्ट फाइल के नेम में। इसमें जैसे कि क्या होता है कि वेरिएबल को जब देना रहता है तो उसको क्या हो सकता है, वेरिएबल कैन बी डिजिट्स। वेरिएबल का नेम देना है तो डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी किए हैं इस तरह से, कैपिटल या स्मॉल दोनों में से। और इतना लंबा होना चाहिए, अप टू, इसका नेम जो है अप टू 63 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। 63 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और नाम तो जितना छोटा लिखे उतना ही अच्छा है। जानबूझ के हम प्रोग्राम पूरा नहीं लिखे, तो कि लंबा नाम नहीं देना पसंद करते ना, लंबा नाम लगा तो ज्यादा स्पेस लेगा यहाँ पर, तो बहुत सारा अगर एडिटर खोलेंगे तो उसमें दिक्कत होगा। जितना छोटा नाम साइज लिख सकते हैं वैसे। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है द नेम्स ऑफ यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स या predefined variables, MATLAB command or functions should not be used to name script file।
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब नाम देते हैं तो उसमें क्या ध्यान देना है कि प्री डिफाइंड वेरिएबल्स या यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। प्री डिफाइंड वेरिएबल्स में क्या आ गया, ये आ गया, ये ए जो है ये हम डिफाइन पहले कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका नाम देंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे तो नहीं सेव करेगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह का चीज अवॉइड करना चाहिए, जो ऑलरेडी डिफाइंड है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स को यूज नहीं करना चाहिए इसका नाम देने में। जैसे हम pro_1 दिए, अगर तुम बोलते कि बी दे देते हैं तो बी देना ठीक नहीं, ये बी नाम देना, सी नाम देना, जो वेरिएबल पहले से डिफाइंड है उसको नामकरण में यूज नहीं करते। वही लिखा है कि कोई भी डिफाइंड वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मैटलैब कमांड्स जो बाय डिफॉल्ट जो मैटलैब प्रोवाइड करता है, मैटलैब कमांड्स या फंक्शंस, उसको भी यूज नहीं करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाहते हैं यहाँ से निकालना साइज ऑफ ए, चाहते हैं कि ए का क्या साइज है, कितना साइज का मैट्रिक्स है वो निकालना। तो इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 2 + 2 आना चाहिए, 2 2। तो देखो 2 2 आया, 2 रोज एंड 2 कॉलम फॉर्म में आया। अब इसका नाम ये क्या है, इसका मतलब साइज जो है एक मैटलैब फंक्शन या कमांड है जो मैटलैब प्रोवाइड करता है, जिससे हम इसका इसका नाम जो है वो इस तरह के किसी भी फंक्शंस का नाम से सेम नहीं होना चाहिए, अलग देना। ये सारे इसको ध्यान में रखना पड़ता है जब नेमिंग करते हैं। नेमिंग इम्पोर्टेंट। ये तो हो गया नाम देना। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल खोलेंगे, उसमें कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, और सबसे पहले उसको सेव करने के लिए हमको उसको नाम का जरूरत पड़ेगा, तो कुछ नाम दे देंगे। तो नेम का हम पता चल गया कि क्या रूल है। अब नाम देने के बाद क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको रन करेंगे, रन ही तो करना है। रन करने के लिए ऊपर में जो बटन है रन रन का बटन, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रनिंग अ स्क्रिप्ट फाइल, रनिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। तो स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय, इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं दो तरीका से। नंबर 1, सिंपली टाइपिंग इट्स नेम in the command window, and then pressing enter key। सॉरी, यहाँ पर ये इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल का। कमांड विंडो में इसका नाम लिखेंगे prog_1 और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किए तो देखो अपने आप सारा आउटपुट आ गया, ए बी सी, और ये साइज ये भी आ गया। एक तरीका ये है कि कमांड विंडो में ये जो फाइल नाम लिखे हो, ये फाइल नाम यहाँ मेंशन कर दो और इंटर प्रेस कर दो। एक तरीका यहाँ ऐसे है कि ऐसे भी रन हो जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये बटन का यूज करो, ग्रीन बटन का, रन रन बटन का। सो सेकंड पॉइंट इज डायरेक्टली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यूजिंग एडिट, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द एडिटर विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द रन आइकन। रन आइकन जो दिख रहा है इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी रन करेगा। ये दो तरीका है रन कराने का। ठीक है, इसके बाद स्क्रिप्ट फाइल क्या हो गया, स्क्रिप्ट फाइल का पहले
सेव करना है तो सेव करने के लिए नाम का जरूरत पड़ेगा। नाम कैसे लिखते हैं ये समझ गया। नाम लिख दिए तो उसको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए समझना पड़ेगा कि रन कैसे करते हैं, तो रन करने का भी तरीका समझ गए। अब उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कमांड होता है, एक डिस्प्ले कमांड और दूसरा प्रिंटफ कमांड। उसके बारे में स्क्रिप्ट फाइल में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है। डिस्प कमांड, डिस्प्ले को शॉर्ट में डिस्प कमांड डिस्प यूज करता है वर्ड। ये क्या करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो x इज इक्वल्स टू ऐसा है 591 सेमीकोलन, कोई मैट्रिक्स 2 7 4 ऐसे करके कोई मैट्रिक्स ले लीजिए और यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू या ऐसे लिखते हैं डिस्प x और यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिए। सेमी कॉलन दे देंगे तो कमांड विंडो में जब ये यूज करेंगे, जब भी ये वाला यूज करें कमांड प्रॉम्प्ट, तो समझ जाना है कि ये कमांड विंडो में कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ एडिटर पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये वाला साइन जो है कमांड विंडो पर ही रहता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये वाला साइन यहाँ नहीं है एडिटर। ये नोटेशन से समझ जाना है कि प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कमांड विंडो पर लिख रहे हैं या फिर एडिटर पर लिख रहे हैं। जैसे अभी कमांड विंडो पर लिख रहे हैं क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स करेंगे मतलब एक्स को डिस्प्ले करो। सेमी कॉलन नहीं भी देते तो भी एक्स डिस्प्ले होता, लेकिन अगर मान लो सेमी कॉलन दे दिए हैं उसके बाद भी हमको एक्स को देखना है, क्या करेंगे डिस्प एक्स ये यूज करेंगे। तो यहाँ से डिस्प एक्स करेंगे तो यहाँ से एक्स को डिस्प्ले करेगा। तो एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, तो ये आउटपुट दे देगा 591 2 7 4 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर करते हैं क्लियर CLC और यहाँ पर उसी चीज को यूज करते हैं। एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना था 591 सेमी कॉलन 2748 है ना 274 और यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया, इंटर प्रेस किया तो ऑब्वियसली आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि सेमी कॉलन दे दिए। अब हमको एक्स फिर भी चाहिए, डिस्प एक्स करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखो ये आउटपुट दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया कि जो भी इनपुट हम दिए थे। इस तरह से डिस्प्ले कमांड कहते हैं इसको, यूज हम करते हैं कई बार जब हमको। हाँ क्यों नहीं करेगा, आउटपुट हमेशा कमांड विंडो पर दिखाता है, आउटपुट एडिटर पे दिखाता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक सेमी कॉलन, सब में सेमी कॉलन दे देते हैं सपोज, और यहाँ पर लिखे हैं डिस्प ए, ठीक है। हमको क्या ए को डिस्प्ले करेगा, कहाँ करेगा, इस पे तो नहीं करेगा, इस पर करेगा डिस्प्ले। कुछ भी चीज यहाँ पर रन कर रहे हैं तो आउटपुट यहाँ पर एडिटर में नहीं दे रहा है, ये बात ठीक है। आउटपुट कहाँ दे रहा है, कमांड विंडो पर दे रहा है। यहाँ पर इसको रन करेंगे, देखो डिस्प ए मतलब ए को डिस्प्ले करो, ये देखो डिस्प्ले किया। और अगर कमांड विंडो में जैसे ये लिखे थे, कमांड विंडो में ये लिखे थे, तो कमांड विंडो में जब इंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली कमांड विंडो में आउटपुट आएगा। आउटपुट हमेशा कमांड विंडो में आएगा, चाहे कमांड विंडो में टाइप करें या एडिटर में टाइप करें। इसके बाद ये तो हो गया क्या कि हमको नंबर, एक मैट्रिक्स था उसको डिस्प्ले करना था। इस तरह से हम और भी बहुत सारे चीज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं डिस्प प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। सी प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि हाँ ये आ गया तो लिखना है कि एरर है, इस तरह से। वही चीज इसमें भी कर सकते हैं, हैज नो सॉल्यूशन। ये मान लो लिखना है हमको कहीं पर, तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्प प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन ऐसे करके। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर
इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखना है नंबर 1। और दूसरा कि इसमें स्ट्रिंग का यूज नहीं, स्ट्रिंग में क्या होता है कि कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों होता है, यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स ही होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं डिस्प इन्वर्टेड कॉमा के अंदर द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ओके सॉरी, ये यहाँ पे लिखा गया गलती से, कट करना पड़ेगा, यहाँ बीच में लिखना है प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। और अब इंटरप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज जो लिखे हैं, प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ नंबरिंग कर दे तो देखना चाहते हैं कि क्या आता है। इसमें स्ट्रिंग आए थे प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन और यहाँ पर लिख देते हैं 1। देखते हैं ये होता है कि नहीं। ये हो गया। अब इसी में अंडरस्कोर यूज करते हैं, स्कोर। अब देखते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जो है जो भी चीज लिख रहे हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल्स लिख देखते हैं। और ये इस तरह से लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा, जो भी लिखेंगे ऐसा करके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। हालांकि ये वाला x जो है अगर वेरिएबल होता तो ये काम नहीं कर पाते। जैसे कि तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ पर अगर लिखें बी लिखते हैं, रन करके देखते हैं। अच्छा ये भी यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले जो भी हम कराना चाहते हैं, मान लो कुछ ऐसा आउटपुट आया जिस केस में हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। ये काम तो सी प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि अगर इफ एल्स जब यूज करते हैं तो लिखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये प्रिंट कर दो, और अगर ऐसा हो गया तो लिख दो नो सॉल्यूशन। इस तरह से इफ एल्स में जनरली यूज करते हैं इस तरह का डिस्प्ले ऑप्शन। एक और दूसरा कमांड होता है द एफ प्रिंट एफ कमांड। इसको एफ कमांड, इसमें क्या होता है, इसमें क्या खासियत है इसका, अनलाइक with disp command, आउटपुट जो भी आउटपुट है कैन बी फॉर्मेटेड। आउटपुट को हम अपने तरीका से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एंड नंबर, न्यूमेरिकल values of variables can be intermixed and displayed in the same line। इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे int f ब्रैकेट कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर द प्रॉब्लम कॉमा as entered has no solution।
देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमा यूज करता है, ये इस केस में ये स्ट्रिंग जैसा वर्क करता है। कॉमा वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर सकते हैं। प्लीज चेक द डेटा और क्लोज कर दिया। ये चीज प्रिंट करा के यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये यहाँ पर सेकंड लाइन में यूज करते हैं इसको, प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे द प्रॉब्लम कॉमा एज इंटर्ड, फिर कॉमा हैज नो सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, प्लीज चेक द इनपुट डेटा। और इसको रन करेंगे तो पहले क्लियर कर देते हैं तो अब रन करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब जैसे रन किए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीज लास्ट वाला आया। ये दोनों क्यों आया? ये दोनों इसलिए आया क्योंकि डिस्प्ले में सेमी कॉलन काम नहीं करता है। डिस्प्ले कमांड जब दिए उसके बाद सेमी कॉलन दिए तो ऐसा नहीं कि डिस्प्ले को सप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ डिस्प्ले था, जैसे डिस्प्ले ए था तो डिस्प्ले ए कर रहा है अभी भी। डिस्प्ले ये था द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, और बी ऐसा करके वो भी शो कर रहा है। तो डिस्प्ले में सेमी कॉलन जो है वो वर्क नहीं करता। और प्रिंट एफ में क्या लिखे, द प्रॉब्लम एज इंटर्ड हैज नो सॉल्यूशन, प्लीज चेक द इनपुट डाटा। वो सब इसी में हम चाहते हैं कि इस चीज को हम डिस्प्ले में करके देखें कि डिस्प्ले में ये चीज होता है कि नहीं। कंट्रोल सी करके एडिटर में काम करने का यही फायदा है कि हम किसी भी चीज को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे करते हैं, डिस्प्ले के अंदर लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखो दो बार आउटपुट आ रहा है, एक बार तो इसके लिए डिस्प्ले के लिए और दूसरा एफ प्रिंट एफ के लिए। प्रिंट एफ में एक और प्रॉपर्टी ये है कि हम चाहते हैं तो लाइन चेंज कर सकते हैं। कैसे? बैक स्लैश एन करके बैक स्लैश एन करेंगे, ये जो है प्लीज चेक इनपुट डाटा, ये सेकंड लाइन में आएगा। रन करते हैं, देखो प्रॉब्लम एंटर्ड हियर हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ तक हुआ, ब्रेक हो गया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन आ गया, प्लीज चेक द इनपुट डेटा। और पहले क्या आ रहा था, इसको हटा देंगे तो सेम ही लाइन में आ रहा था सब कुछ। ये देखो सेम लाइन में आया, लास्ट वाला लाइन बस देखना। हाँ, एक्चुअली डिस्प्ले एंड प्रिंट एफ में इसमें क्या है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी शायद ले सकते हैं, इसमें लेना पॉसिबल नहीं है। 1.2 ऐसे करके देखते हैं, वही तो हम भी सोच रहे, यहाँ पर ये भी हुआ। इसका डिफरेंस हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे, थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंस है कि इसमें ज्यादा ऑप्शन है प्रिंट एफ में, लेकिन और भी ज्यादा और क्या डिफरेंस है, जैसे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ में। ये थोड़ा डिस्कस करें क्योंकि वेरिएबल भी दे रहा है डिस्प्ले में, तो पता नहीं क्यों ये ले रहा है डिस्प्ले में। तो इसका थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो बैक स्लैश एन जो करेंगे, इससे क्या होगा, ये इसको क्या कहते हैं, स्केप बटन कहते हैं, स्केप कहते हैं। तुम लोग को पता होगा जो लोग पढ़े होगा, स्केप को बैक स्लैश एन कहते हैं। इससे क्या होता है, स्टार्ट starts a new line in the middle of the string। कोई भी स्ट्रिंग लिखे हैं उसके बीच में कहीं पे भी ये
कमांड यूज करेंगे, एस्केप कमांड, तो नया लाइन स्टार्ट हो जाएगा बाय इंसर्टिंग बैकस्लैश। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो बेसिक। एफ प्रिंट एफ जो है वो थोड़ा वास्ट है, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उतना प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एडवांस जानने का भी अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जरूरत होगा आगे करते जाएंगे। इसके बाद ये थ्योरेटिकल चीज हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इस पर क्वेश्चंस भी आएगा तुम लोग का, वो है प्लॉटिंग टू डायमेंशनल एरे। डायमेंशनल एरे को प्लॉट कैसे करें? तो सबसे पहले इसका थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग करेंगे। देखते हैं प्लॉटिंग 2D, ये 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल एरे में क्या होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 2 डायमेंशनल तक ही करना है हम लोग। तो सबसे पहले प्लॉट कैसा दिखता है, जब प्लॉट करते हैं तो मैटलैब पर कैसा दिखता है और उसमें हर चीज का क्या क्या मतलब होता है वो समझेंगे। जब भी प्लॉट करेंगे तो इस तरह का दिखेगा, इसको 0 मानेगा और इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे करके वो नंबरिंग देगा। मान लेते हैं एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पर हम डिस्टेंस को लेते हैं वाई एक्सिस में, यहाँ पर हम टाइम को लेते हैं। लोअर क्लासेस में हम ऐसे ही करते थे। फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ भी आएगा, हो सकता है इस टाइप का है, यहाँ तक ही ले रहे हैं। इस तरह का एक ग्राफ आया जो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हमको जब प्लॉट करना है तो हम चाहते हैं कि प्लॉटिंग में ये चीज लिखे डिस्टेंस और ये चीज लिखे टाइम। इसको क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं, लेबल करना। वाई एक्सिस लेबल, ये क्या है? एक्स एक्सिस लेबल, लेबलिंग कहते हैं इसको। जब भी प्लॉट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्लॉटिंग रहेगा, उसमें लिखा होना चाहिए ना कि डिस्टेंस शो कर रहा है, ये एक्स एक्सिस टाइम शो कर रहा है, इस तरह से जैसे कॉपी में बनाते हैं तो समझ में आएगा। उसी को लेबलिंग कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और टाइटल क्या होता है? टाइटल कुछ देंगे कि ये जो प्लॉटिंग है ये किसके लिए है, लिखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसको जो टाइटल दिया है ये क्या है? टाइटल ऑफ प्लॉट। जो भी प्लॉट किए हैं उसका टाइटल है, या प्लॉट टाइटल कह सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि 2 लोग जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम प्लेस पर स्टार्ट किए और अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो 2 लोग का जो ग्राफ बनेगा दोनों का एकदम सेम बनेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड, कितना डिस्टेंस पर कितना टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं दो लोग हैं, दोनों का अलग अलग कुछ बना, ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये सेकंड वाला ग्राफ है। जब मैटलैब पर इसको इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो कॉपी पर तो पेंसिल से बना देते हैं दोनों की, कोई ऑप्शन नहीं। मैटलैब पर इसको सुंदर दिखने के लिए इस दोनों का कलर अलग कर देते हैं, तो ये करते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे, डिफ्रेंशिएट कर पाए। मान लो एक ही ग्राफ में बहुत सारा लाइन है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है ऐसे करके, तो इसलिए कलर यूज करते हैं। मान लो इसको ब्लैक कलर दे दिए, इसको ब्लू कलर दे दिए, ये इस तरह से कलर हम, ताकि हमको समझ में आए देखने पर फिगर को क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पाए। और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं, जैसे कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला तो ऐसे है, इसको हम इस तरह से इसमें डॉटेड टाइप का बना सकते हैं। ये सारा चीज हम मैटलैब पर कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाए। और क्योंकि इस तरह का बहुत सारा ग्राफ रहेगा, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कि इस 1 किसका है, 2 किसका है। ये तो 1 2 हम यहाँ पर लिखे हैं, बट
ये चीज हमको मेंशन करना पड़ेगा कि जब भी ऐसा रहेगा, ये मतलब ये वाला क्या है, सिंपली डैश टाइप का है, मतलब इस तरह से है इसका ग्राफ। ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, पर्सन वन को, P1 को शो कर रहा है, P1 के लिए एक ग्राफ है। ये वाला ग्राफ इस तरह का है, मतलब लाइन के बीच में डॉट, ये क्या है, ये P2 के लिए, पर्सन 2 के लिए। इसको क्या बोलते हैं, P1 P2 जो लिखे हैं इस तरह को, इसको बोलते हैं लेजेंड्स। ये लेजेंड कहलाता है। इसके अलावा एक बार हमको बीच में भी कुछ लिखना होता है, उसको कहते हैं टेक्स्ट लेवल। जैसे हम लिखते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ P1 एंड P2, P1 P2 का एक कंपैरिजन है, यहाँ पे लिखेंगे, इसको कहते हैं टेक्स्ट लेवल। तो किसी भी प्लॉटिंग में ये सारा चीज हमको करना पड़ता है। प्लॉटिंग करेंगे तो एक तो प्लॉट हो जाएगा सिंपल, ये वाला 2 लाइन दिखेगा ऐसा, तो उसको मॉडिफाई कर करके हम लोग तो लेवल दे देते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या लेवल है। अब ये सब कैसे करते हैं, यही चीज इसमें समझना है प्लॉटिंग। और तो पहले तो ये ड्रॉ कैसे करेंगे प्लॉट, किसी भी दो डेटा रहेगा उसको प्लॉट कैसे करेंगे, मान लो डिस्टेंस का डेटा, टाइम का डेटा दिया हुआ 2 पर्सन का, तो प्लॉट कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्लॉट तो कर दिए लेकिन उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, जैसे वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा काम कैसे करेंगे, यही सारा चीज इसमें सीखना है 1 बाय 1। सबसे सिंपल पहला काम तो ये है कि प्लॉट करेंगे कैसे। ये सब तो क्या करते हैं, सुंदरता के लिए कर रहे हैं ना ये सब, कि थोड़ा अच्छा दिखे, क्लियर दिखे, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन प्लॉट सबसे पहले तो प्लॉट ही करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि डेटा दिया हुआ है, उसमें प्लॉट कमांड एक होता है, उसको यूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एक डेटा दिया हुआ है और वाई एक डेटा दिया हुआ है, तो कमांड यूज करते हैं प्लॉट एक्स कॉमा वाई। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, एक 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग हो जाएगा कि एक्स के साथ वाई कैसे वेरी कर रहा है ये बता देगा। मान लो एक्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस के साथ टाइम कैसे जा रहा है, टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये चीज यहाँ से पता चलेगा, ये चीज को प्लॉट कर देगा। जैसे कि एक करके देखते हैं, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, एक्स एक डेटा है, माने तो 1 2 3 5, और थोड़ा ले लेते हैं ज्यादा, 7.5 8, ये एक एक्स का डेटा है, मान लो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है इन सम यूनिट, ऊपर वाला किलोमीटर में और नीचे वाला सेकंड, जस्ट फॉर एग्जांपल, या मीटर में ऊपर वाला नीचे वाला सेकंड में, इस तरह से 2 6 5 7 8 9 10, इस तरह से कुछ ले लिया हमने। यहाँ पर भी कमांड प्रॉम्प्ट होगा, कमांड विंडो में इस तरह से लिखेंगे दोनों डेटा को, और फिर प्लॉट करना है ना, तो सबसे पहले प्लॉट कमांड का यूज करेंगे, प्लॉट कॉमा वाई, ऐसे करेंगे 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग फिगर हमारे पास आ जाए। करके देखते हैं इसी चीज को, इसी में कंटिन्यू करेंगे एडिटर में ही, ताकि हम बार बार चेंज वगैरह कर पाए अपनी जरूरत के हिसाब से। कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं और अब हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू, जो लिखे हैं वहां पर 1 2 3 5 7.5 8 लिखे x का वैल्यू, और y का वैल्यू भी कुछ इसी तरह से अपने मन से ले लेते हैं, जैसे 2 6 ये 5 है, ये अगर टाइम को रिप्रेजेंट करता तो पीछे तो नहीं जाता ना, तो इसलिए इसको 4 कर देते हैं। 2 4 5 7 कितना है, 3 6 7 7 है, यहाँ भी 7 डेटा को लिखना पड़ेगा, 2 4 5 7 8 9, ये हो गया। और अब डॉट एक्स कॉमा वाई करेंगे, एक्स कॉमा वाई, और इसको रन करेंगे तो क्या होता है।
काफी टाइम ले रहा। तो प्लॉट क्यों नहीं हुआ? प्लॉट हुआ, आ गया फिगर 1। देखो ये प्लॉटिंग फिगर हम ड्रॉ किए थे ना कि इस तरह से बॉक्स टाइप का आता है, इसको नंबरिंग करता है, इसको नंबरिंग करता है। ये हम 1 से स्टार्ट किए हैं x को, इसीलिए ये 1 से दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये सिंपल प्लॉट कर दिए। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि ये x एक्सिस है ये वाला, ये y एक्सिस है। x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये बताने के लिए जैसे देख सकते हो किसी एक पॉइंट पर x का वैल्यू 2 के लिए y का वैल्यू कितना है, 4 है ना। तो देखो ये ग्राफ में वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना होना चाहिए 4। देखो ये 4। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो सही आया है कि नहीं आया। तो ये एक सिंपल तरीका है। इसके बाद इसका नंबरिंग दे सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। इसको सजाना पड़ेगा ना, इधर लिखना पड़ेगा कि x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखना पड़ेगा टाइटल इसका कि ये ग्राफ है किस चीज का, इसका टाइटल लिखना पड़ेगा। एक से ज्यादा ग्राफ रहेगा तो लीजेंड्स यूज करना पड़ेगा। ये सब सीखना है इसके अंदर। तो एक तो ये हो गया एकदम सिंपल। प्रैक्टिकल होगा तो हो सकता है इस तरह से प्लॉटिंग दिया जाए कि ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है, और प्लॉट करो। इस तरह से कुछ बनाने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इसको सजाने का काम कैसे करते हैं, लिखते हैं प्लॉट x, y, इन्वर्टेड लाइन, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लाइन स्पेसिफायर। ये लाइन स्पेसिफायर्स क्या है, जो भी हम कलर यूज करते हैं, मान लो एक से ज्यादा ग्राफ है एक ही लाइन में, तो डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लाइन स्पेसिफायर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको लिखते हैं स्पेसिफायर्स, specifiers that define the type and color of the line and markers। लाइन मार्कर्स क्या होता है हम लेटर ऑन देखेंगे, मार्कर्स क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम, स्पेस नहीं होगा, और इसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, और ये क्लोज हो जाएगा। ये दोनों क्या है, प्रॉपर्टीज विथ विच, विथ प्रॉपर्टीज, वो सारे प्रॉपर्टीज है विथ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द लाइन विथ, लाइन का विथ भी अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो सारे प्रॉपर्टीज एडजस्ट करते हैं। तो उस पहला में लाइन स्पेसिफायर होता है, प्रॉपर्टीज नेम, प्रॉपर्टीज वैल्यूज होता है। एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ आएगा। एंड मार्कर्स, मार्कर्स अगेन क्या होता है, नीचे पढ़ेंगे आगे। साइज, मार्कर साइज एंड एज एंड फिल कलर, ये सब बस सजाने के लिए यूज होता है।
उस फिगर, जो भी फिगर हम प्लॉट किए। लाइन स्पेसिफायर, अब वन बाय वन सब कुछ समझेंगे कि लाइन स्पेसिफायर्स में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी नेम में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यूज में क्या क्या होता है। तो आज के लिए आज बस लाइन स्पेसिफायर करके छोड़ेंगे। स्पेसिफायर, इसमें क्या होता है, लाइन स्टाइल, दो कॉलम बनाएंगे, लाइन स्टाइल एंड यहाँ पर स्पेसिफायर। लाइन स्टाइल में क्या होता है, किस तरह का लाइन स्टाइल चाहिए, मतलब ग्राफ जब बनाए हैं, जैसे कि ये वाला ग्राफ बना है, इसमें एक क्या नॉर्मल है ना, डैश डैश करके सब ज्वाइंट है, सब इस तरह का लाइन है। चाहे तो इसको डैश 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 टाइप का भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको गोला आकार का भी बना सकते हैं, मतलब इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। यहाँ पर नंबर 1 पर सॉलिड बनाना है, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड शेप का है ना, कहीं पर बीच में ब्रेक व्रेक नहीं है, एकदम लगातार जा रहा है, सॉलिड बनाता है। और ये बाय डिफॉल्ट होता है, देख सकते हो कि हम कुछ नहीं किए प्लॉटिंग में, यहाँ पर हम कोई कमांड नहीं दिए, बस प्लॉट एक्स वाई किए तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड ले लिया, सॉलिड लाइन, एक लाइन कंसिडर कर लिया, कहीं पर ब्रेक वगैरह कुछ नहीं है। दूसरा डैश्ड, सॉलिड लाइन के लिए क्या करेंगे, ये स्पेसिफायर देंगे, मतलब यहाँ पर जहाँ पर लाइन स्पेसिफायर लिखे है ना, यहाँ पर कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डैश लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सॉलिड, नहीं भी लिखेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, और लिखेंगे तो भी वही चीज लेगा। डैश्ड मतलब हमको डैश 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 टाइप का लाइन चाहिए, मतलब ऐसा कुछ चाहिए, यहाँ पर ऐसे डैश 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 ऐसा टाइप का। ये करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्पेसिफायर, ठीक है। नंबर 3 डॉटेड चाहिए मान लो, तो डॉटेड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मान लो हमको ऐसे चाहिए, ये एक्चुअली डॉट नहीं है, डॉट करेंगे तो ऐसा, इस तरह का हमको मान लो ग्राफ चाहिए, ग्राफ में इस तरह का होना चाहिए, लाइन सॉलिड नहीं होना चाहिए, तो उसमें ये डॉटेड यूज करना है। लाइन स्पेसिफायर ऊपर जहाँ लिखे थे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, उसमें ये इसको यूज करेंगे। नंबर 4 इस, मान लो डैश डॉटेड चाहिए, डैश और डॉट दोनों चाहिए, मतलब इसमें ये स्पेसिफायर यूज करेंगे। ये कैसा होगा, इसको डैश वाला ऐसा होगा, एंड डैश डॉट वाला कैसा होगा, डैश आएगा फिर डॉट आएगा, डैश आएगा डॉट आएगा, डैश आएगा डॉट आएगा, इस तरह से ये सब चीज हम कर पाएंगे। और ये सब चीज हेल्पफुल होता है, बेकार का नहीं होता, क्योंकि जब एक ग्राफ में बहुत सारा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लाइन 1 का है कौन सा लाइन 2 का है, तो इसलिए कलर अलग देते हैं, और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और इजिली वेरीफाई करने के लिए हम अलग अलग शेप का यूज करते हैं, जैसे एक को सिंपल बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे, दूसरा को डैश डैश यूज करेंगे, तो समझ में आएगा ना हमको। मान लो एक है, एक ऐसा ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, अभी समझ में आ रहा है ना, डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो गया है कि कौन सा एक पहला ग्राफ है दूसरा ग्राफ। अगर इसी को हम ऐसे बना देते तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि यहाँ के बाद ये ऐसे जा रहा है कि ये ऐसे जा रहा है ना? इसीलिए हम दो अलग अलग बोले लाइन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे प्लॉट एक्स कॉमा वाई, अगर ये लिखेंगे तो सिंपल प्लॉट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये स्पेसिफायर यूज होगा। अगर हम लिखते हैं प्लॉट एक्स कॉमा वाई आर, आर जो है ये कलर के लिए यूज होता है, तो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई प्लॉट होगा और जो कलर हमारा आएगा वो आर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं कॉमा आर देते हैं, ये सब लाइन स्पेसिफायर में आता है, लाइन का कलर वगैरह। अब हम फिर से रन करते हैं इसको, देखते रन हुआ कि नहीं, हो गया, देख सकते हो लाइन कलर चेंज हो गया ना, ब्लू था अभी रेड हो गया। इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ, ये सब लाइन स्पेसिफायर में आता है। सिमिलरली हम चाहते हैं प्लॉट एक्स कॉमा वाई, सॉरी
हम कलर भी चेंज करें और प्लस डैश डैश चाहते हैं, मान लो कि लाइन जो है डैश डैश टाइप का होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले तो ऐसे कर देंगे डैश डैश, ये करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करते हैं, ये इसी में हम एडिट करके इसको हम माइनस वाला जो होता है ना उसी को डैश डैश इसी से यूज करते हैं, माइनस वाला साइन। अब इसको फिर से रन कर देते हैं और अब देखते हैं कि आया कि नहीं, देखो आ गया ना डैश डैश डैश, और कलर ऑटोमेटिक ब्लू लेता है बाय डिफॉल्ट। अब हम चाहते हैं कि डैश 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 तो आए ही, साथ में कलर जो है वो रेड आए, तो लिखेंगे डैश डैश आर, और अब फिर से इसको रन करेंगे, तो जब रन करेंगे देखो डैश 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 आया और कलर भी चेंज हो गया, रेड कलर का डैश डैश डैश। इस तरह से हम अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इस लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको अच्छा दिखने के लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगने के लिए। लाइन ये नहीं लिखे ना, लाइन कलर वो लिख देते हैं। सेकंड लाइन स्पेसिफायर में दूसरा होता है लाइन कलर, लाइन कलर, एक तो था लाइन स्टाइल और दूसरा है लाइन कलर, कि लाइन का कलर कैसा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर लाइन कलर देंगे और यहाँ पर स्पेसिफायर, कौन सा कमांड यूज करेंगे उसके लिए, बेसिकली रेड अगर चाहिए तुमको रेड लाइन तो आर यूज करेंगे सिंपली, ग्रीन चाहिए जी यूज करेंगे, इस तरह से अगर ब्लू चाहिए, ब्लू तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, अगर किसी को पता नहीं है मान लो ब्लू यूज करना चाहते तो बी लिख सकता है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट ब्लू ही आएगा। इस तरह से कलर जो है हम अपने हिसाब से, और ब्लैक करेंगे तो ब्लैक चाहिए, तो ब्लू से बी हो चुका है, तो ब्लैक से क्या होगा, यहाँ पर के यूज करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम के यूज करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखते हैं, देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन आ गया। इस तरह से हम यूज कर इसको, इस लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली और भी कलर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाएंगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये इस तरह का डैश डैश मतलब अलग अलग टाइप का करने से क्या फायदा, क्या। इसी तरह से इसमें मान लो डैश डॉट करना है, क्या किया डैश डॉट के, तो इसको रन करेंगे तो कैसा आएगा, लाइन जो है चेंज हो जाएगा। अब जो है देखो हर डैश के बाद एक डॉट है, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट ऐसा करते करते। तो ये जितने भी कमांड्स है उसको तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो सीखने के पर्पज से, तो वहां से तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं।